नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक है उसके 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। और जैसा कि इसका नाम है, हम उसमें उसी तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह सत्ता के बावजूद भी आप देखो कि सरकारें क्या होती है, देश को चलाती है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिसने क्या है अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कानून व्यवस्था को चलाया और बहुत तेज़ी से अपना विकास किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आई होप कि आपको सारा चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको अलग अलग पार्ट भी नहीं खोजना है। हम इसी वीडियो में क्या है सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दो जो संगठन थे ना वो खुलकर सामने आए। पहला था आसियान और दूसरा था यूरोपीय संघ। और ये जो सारा चैप्टर है ना, बस इन्हीं दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट का एक टॉपिक है वो है चीन की अर्थव्यवस्था, तो वो थोड़ा सा पढ़ना है हमें और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखो, आसियान और यूरोपीय संघ ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं और विवादों को सुलझाने में सफलता पाई। आप देखो कि इन्होंने क्या किया ना, जो भी समस्या थी इनके क्षेत्र में उनको सुलझाने में बहुत अच्छी सफलता पाई। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया। फिर आप देखो कि मार्शल योजना, अब ये क्या है? तो मार्शल योजना मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या है ना कि ये जो विश्व युद्ध हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था। भले ही इसमें देश की क्या है अलग अलग, देश नहीं, विश्व के अलग अलग देशों ने भाग लिया, लेकिन इसका जो केंद्र था वो बिल्कुल एग्जैक्टली यूरोप में हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ था ना, आप देखो कि जहाँ पे युद्ध होता है उस क्षेत्र को बहुत नुकसान तो झेलना पड़ता है, तो उसी तरह यूरोप को क्या है बहुत नुकसान झेलना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जबरदस्त मदद की। और यही मदद क्या कहलाती है? तो मार्शल योजना कहलाती है। मतलब क्या हुआ ना, आप देखो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो यूरोप की मदद की उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये, आप देखो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है कि ये सब जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई? तो पहला है यूरोप का आर्थिक सहयोग संगठन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके एक साल के बाद यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई यानी 1949 में। फिर यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट यानी 1957 में इसकी स्थापना की गई। और लास्ट में क्या किया गया ना, तीनों को जोड़ करके, ठीक है, तीनों को ऐड करके 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपसे अलग अलग चीज़ों का स्थापना पूछा जाता है, तो अगर यूरोपीय संघ पूछे तो आप बता देना एग्जैक्टली। और बाकी अगर इसके अलग अलग जो सहयोग संगठन थे, परिषद थी या फिर यूरोपीय कम्युनिस्ट है, ये सारे का भी क्या है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में कि आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो कि अगर हम आसियान की स्थापना की बात करें तो ये 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो आसियान क्षेत्रीय मंच है ये बहुत अलग है आसियान से, और इसकी स्थापना बहुत बाद में भी हुई। आप देखो बहुत लंबा गैपिंग है दोनों में। ये 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। और जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ना अभी आसियान क्या है और आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है, तो वहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि डेट में जो कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि दोनों का डेट क्या है आप अच्छे से याद रख लो, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बहुत गलत कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर देखो यूरोपीय संघ, अब फर्स्ट टॉपिक था हमारा, तो अब हम इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया। ये यूरोपीय संगठन जैसा किसका नाम है, इसमें कौन शामिल है? तो यूरोप के ही जो कुछ देश है वो शामिल है इसमें। और आप देखो ये एक क्षेत्रीय संगठन है, मतलब यूरोप के ही देश इसमें शामिल है, वहाँ के क्षेत्र के लोग।
यह संगठन ने बाद में आर्थिक सहयोग वाली संगठन से बदलकर ज्यादातर राजनीतिक होता गया। मतलब पहले ये उद्देश्य था कि वो आर्थिक मदद करेगी, ठीक है, देशों को पैसे से मदद करेगी, इसलिए इसका गठन किया गया। लेकिन क्या हुआ ना, बाद में धीरे धीरे ये आर्थिक सहयोग वाली संगठन से ज्यादातर क्या होती गई, राजनीतिक होती गई। वहां पे भी सरकार आ गया, सत्ता आ गया। और अब क्या है ना कि ये एक विशाल राष्ट्र या फिर राज्य की तरह काम करने लगी है। और ये अब सिर्फ संगठन नहीं रहा है, आप देखो ये एक देश की तरह काम करता है। जैसे इंडिया है हमारा, आप देखो भारत, जब कोई देश की हम बात करते हैं तो उसका अपना राष्ट्रीय झंडा होता है, गान होता है, स्थापना दिवस होता है, मुद्रा होता है। ये सभी चीज़ें किसकी होती है, तो देश की होती है। लेकिन ये एक ऐसा संगठन है, आप देखो कि इसके पास अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और मुद्रा भी है। और इसकी मुद्रा जो है ना वो बहुत फेमस है, यूरो, ठीक है, नाम याद रखना है। और आप देखो कि 2003 में तो इसने संविधान बनाने की भी क्या की थी, कोशिश की थी, लेकिन इसमें वो असफल रहा। बाकी सब चीज़ें तो इसने सफलतापूर्वक कर ली, लेकिन संविधान बनाने में ये असफल रहा, ठीक है। तो ये आप देखो कि ये जो संगठन है वो बहुत अजूबा संगठन है और इसकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं भी है, तभी तो ये आज तक क्या है, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे आप पहला देखो कि ज़बरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। इसकी जो आर्थिक है स्थिति वो बहुत बेहतर है, राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी है और सैनिक का भी प्रभाव क्या है, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास। फिर आप देखो 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी यूरोपीय संघ। मतलब आप देखो अमेरिका, चाइना, इन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005 में। फिर आप देखो अगर हम इसके जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गए है ना, जीडीपी हो गया, उसकी अगर हम बात करें तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है जीडीपी। आप देखो बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखो इसकी मुद्रा जो यूरो है ना, वो अमेरिकी की मुद्रा डॉलर के लिए खतरा है, मतलब उससे भी क्या है, बेहतर होती जा रही है ये, तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा बन रही है। फिर आप देखो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी। और अगर हम विश्व व्यापार की बात करें है ना, तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो वो यूरोपीय संघ की है। और दो जो सदस्य है ना इसके वीटो पावर वाले हैं, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, ये यूरोपीय संघ में ही आते हैं। और आप देखो कि जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि इन लोगों के पास क्या है, वीटो पावर है। तो ऐसे में क्या है, यही सब यूरोपीय संघ को और मजबूत और ज़बरदस्त बना रही है। आप देखो अगर हम परमाणु हथियार की बात करें तो 550 के करीब इसके पास परमाणु हथियार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता होगा कि जो इंडिया है उसके पास क्या है, 100 के आसपास क्या है, परमाणु हथियार है। मतलब तो 10-20 ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, लेकिन जो यूरोपीय संघ है उसके पास 550 के करीब परमाणु हथियार है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप देख रहे हो। फिर आप देखो कि यूरोपीय संघ की कमियां, आप देखो कोई भी चीज़ अगर आप दुनिया की उठा लो तो उसके में अगर विशेषता है ना तो उसके पास कमियां भी जरूर होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यूरोपीय संघ की क्या क्या कमियां हैं। तो आप देखो कि इसके जो सदस्य देश है उसकी अपनी रक्षा नीति है और विदेश नीति है, सभी देशों की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाती है। मतलब क्या है ना कि जैसे मान लो इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे, ये एक संगठन है, तो ऐसे में अगर कोई चीज़ एक देश को पसंद आता है ना तो दूसरे देश को वो पसंद नहीं आता है, और इस कारण क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कि इराक पर जब अमेरिका ने क्या किया था, हमला किया था, मैंने आपको पढ़ाया था 2003 में इराक ने इराकी फ्रीडम ऑपरेशन चला के, इराक ने नहीं अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और इराक पर कब्जा कर लिया। तो ये बात ना ब्रिटेन ने साथ दिया इस पर अमेरिका का, ठीक है, कि कोई बात नहीं, तुम किसी पर भी हमला करके उसे जीत सकते हो, ब्रिटेन ने उसका साथ दिया। लेकिन आप देखो कि यूरोपीय संघ के जो 2 देश हैं, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने इसका विरोध किया कि तुमने क्या किया कि यहाँ पे गलत किया है, अमेरिका को उसने ये बात कही। तो आप देखो कि किस तरह जो देश है, इसके सदस्य देश,
उनमें आपस में मतभेद हो जाता है। जैसे आपको पता है कि यूरो जो है वो यहाँ की मुद्रा है, लेकिन इसको लागू करने में भी इसमें बहुत सारे जो ऐसे देश हैं उसमें क्या है कि मतभेद हो गया था। जैसे यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन ये मॉस्ट्रिट संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि जो मॉस्ट्रिट संधि है ना, इसी के तहत यूरोपीय संघ का क्या है गठन किया गया, और ये जो इसकी मुद्रा है यूरो, इन दोनों को मानने से इनकार कर दिया था इसी के देश डेनमार्क और स्वीडन ने। तो ये सब कुछ कमियां हैं। जैसे आप देखो, अगर आप संगठन, कोई भी संगठन अच्छे तरीके से तभी काम कर पाता है जब क्या हो, उसमें आपसी मतभेद नहीं हो। और जो भी बातें हैं, अगर आपको कोई चीज़ें हमारी पसंद नहीं आ रही है तो आप बातचीत से क्या करो, आपस में मैटर सॉल्व कर लो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या होती है, देश को पसंद नहीं आता है, तो इस कारण क्या हो जाता है कि कोई भी संगठन आप देखो थोड़ा ना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, या फिर उसकी खामियां दूसरे लोगों को नज़र आने लगती है। तो ये बात है। फिर आप देखो, जो हमारा सेकंड था आसियान, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि इसकी स्थापना की हमने बात की थी कि ये 1967 में इसकी स्थापना की गई। और अगर हम पूरे इसके नाम की बात करें तो आप देखो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना जो थी वो 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये 5 देश कौन है, अगर मैं बात करूँ तो आप ये सब याद रखना। आसियान के बारे में क्वेश्चन आता है कि आसियान क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से, ये सारा जो स्लाइड है ना मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर ये पूरा लिख दो ना तो एग्जामिनर क्या होंगे कि वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ईयर दिया गया है, इसका पूरा नाम दिया गया है, और किस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी वो दिया गया है। नाम आप याद रखना, बैंकॉक, ठीक है। अब आप ये नहीं समझना कि बैंकॉक है तो बैंकॉक इसमें शामिल होगा, ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश क्या है इसमें इसकी स्थापना की थी। और बाद में क्या है, इसमें और 5 देश ऐड हो गए थे। जैसे पहले क्या थे, इसमें 5 देश थे जिन्होंने स्थापना की, बाद में 5 और देश शामिल हो गए। तो ये शामिल होने वाले देश है लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई, दार ए सलाम। तो ये टोटल क्या है, अब 10 देश हो गए। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिख दोगे ना इसका आंसर क्वेश्चन का, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि आसियान का उद्देश्य। अब जिस तरह यूरोपीय संघ का उद्देश्य था उसी तरह आसियान का भी उद्देश्य होगा। आप देखो बिना उद्देश्य का कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो है कि आर्थिक विकास तेज करना। मतलब क्या है कि अगर उनका जो स्थिति है पैसे के क्षेत्र में, वो उसका विकास करने के लिए आसियान की स्थापना किए थे। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, समाज का भी विकास करना और वहाँ की जो संस्कृति है उसका विकास करना। आर्थिक विकास तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, वही बात है। कानून और शासन को सुधारना, साथ ही इनका ये भी उद्देश्य था कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है ना, और जो शासन है उन दोनों में सुधार लाने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। क्या था कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो कायदे हैं उसके आधार पर ही क्षेत्र में शांति की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आसियान क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरा है कि आसियान शैली क्या है। और आसियान से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना कि अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण को देकर आसियान ने काफ़ी यश कमाया। मतलब आप देखो कि यहाँ कोई भी अगर बात होती है ना, टकराव अगर होता है मतलब मतभेद तो हो जाता है संगठन में, क्योंकि हर इंसान की क्या होती है ना, कुछ चीज़ें उन्हें पसंद आती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो उसी तरह देशों में भी होता है। तो मतभेद इस कारण हो जाता है, हमारा सोच तो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके बीच टकराव हो गया ना, तो ये चाहते हैं कि बातचीत से सुलझाया जाए। मतलब वो युद्ध बहुत कम करते हैं।
और सहयोगात्मक मेल मिलाप, मतलब जो सभी देश है वो बहुत ही ज़्यादा सहयोग से रहते हैं। मतलब अगर एक को खतरा हो गया, कोई नुकसान हुआ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया एक के साथ, तो सभी मिलके क्या है उसकी मदद करते हैं और उसकी व्यवस्था स्थिति को ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, आपसी मेल मिलाप बहुत ज़्यादा है। इस कारण ये संगठन क्या है आज तक बना हुआ है। आप देखो कि अगर आप में आपस में मेल मिलाप नहीं रहेगा तो वो संगठन कभी नहीं आपका ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। लेकिन अगर आप में क्या है आपस में मेल मिलाप है तो उसका भविष्य का जो टाइमिंग है, मतलब उसका वो भविष्य में बहुत बढ़ जाता है। उसके काम करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा जाता है। अगर हम शैली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तरीका, तो जिस तरीके से आसियान जो संगठन है वो काम करती है वो कहलाएगी आसियान शैली। एक लाइन में आंसर। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अनौपचारिक है, टकराव रहित है, सहयोगात्मक मेल मिलाप है, वगैरह वगैरह। फिर आप देखो ये इतना फेमस क्यों है। अगर हम बात करें ना तो ये सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है। देखो जो यूरोपीय संघ है ना वो बहुत बड़ा है। आप देखो उसमें है बड़े बड़े देश शामिल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, स्वीडन है, मतलब बहुत बड़े बड़े देश उसमें शामिल है, ब्रिटेन। लेकिन ये जो आसियान है ना ये यूरोपीय संघ की तरह बड़ा नहीं है। वो छोटा सा संगठन है, थोड़े से देश शामिल है, मात्र 10 देश, वो भी उतने बड़े नहीं, मतलब ठीक ठाक देश शामिल है ना। लेकिन ये इसलिए इतना फेमस है ना कि इसने जो अपना विकास किया ना उसका स्पीड रफ्तार बहुत ज़्यादा था। मतलब उन्होंने बहुत जल्दी ही अपना विकास क्या कर लिया, इस लेवल पे ले आया। तो इसी कारण क्या है ये इतना फेमस है और हम इसे पढ़ते हैं। तो आप देखो ये इतना फेमस है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो है इसके 3 स्तंभ। ठीक है, जैसे कि पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। मतलब आप देखो कि कोई भी चीज़ काम करता है तो उसके पीछे मतलब एक योजना होती है ना। जैसे हम अगर भारत सरकार की बात करें तो आप देखो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों मिलकर सरकार को क्या है अच्छे से चलाती है। तो उसी तरीके इसके पीछे की आधारशिला है ये। पहला है आसियान सुरक्षा परिषद। और जैसा कि इसका नाम है सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा का ही काम करती है। सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, मतलब ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती है। और शांति सहयोग को बढ़ावा देना, ये शांति को बढ़ावा देती है। लड़ाई झगड़ों को बातों से ही खत्म करना, और अगर आप में कोई लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, तो वो चाहते हैं कि आपस में बैठ के आराम से बातचीत की जाए और उसे खत्म किया जाए। हथियारों का उपयोग कम करना, और क्या है हथियार का उपयोग ये बहुत कम करना चाहते हैं। तो ये सब आप देखो कि यही आसियान सुरक्षा समुदाय को और मजबूत बनाता है। फिर अगर हम बात करें आसियान आर्थिक समुदाय की, तो ये जैसा इसका नाम है आर्थिक समुदाय, तो ये बिल्कुल आर्थिक स्थिति के बारे में ही क्या करती है कि काम करती है। जैसे आप देखो कि साझा व्यापार, मतलब आपस में जो देश व्यापार करते हैं, और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देना। इसका और क्या काम है कि मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विवाद को सुलझाना। अगर आर्थिक विवाद हो गया किसी देश में तो उसको सुलझाने का काम भी आसियान आर्थिक समुदाय का ही होता है। फिर है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब इसका क्या काम है, तो आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। आप देखो बिल्कुल नाम में ही क्या है इसका डिफिनीशन पूरा छुपा हुआ है। जैसे सुरक्षा समुदाय सुरक्षा का काम, आर्थिक समुदाय आर्थिक स्थिति में काम कर रही है, और जो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है ये इसके विकास का काम करती है। ठीक है, और तो ये था आसियान। क्लियर हो गया आपका। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आसियान क्या है, अलग है। अब अगर हम बात करें आसियान क्षेत्रीय मंच की, तो ये आप देखो ये अलग है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों की सुरक्षा करना, है ना। जो देश शामिल है आसियान में उसकी सुरक्षा का काम आसियान क्षेत्रीय मंच करती है, और साथ ही जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बनाने का भी काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया यूरोपीय संघ के बारे में, वहाँ पे क्या आप देखो कि विदेश नीति एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि उसकी कमियाँ क्या है, सिर्फ भारत को ही नहीं, मतलब सिर्फ एक लोग को नहीं, सभी को नजर आ रही है। तो ऐसे में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना इसीलिए की गई कि हमें क्या हो वो कमियां नहीं आए, आसियान के देशों में ये कमियां नहीं आए, इसलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम एक बात करते हैं आसियान विजन 2020 की। ये एशियन टाइप हो गया, ठीक है, आसियान।
यहाँ पे लिखाई हुआ आप देख रहे हो जैसा कि इसका नाम है। तो ये जो इस एक योजना है इसकी विजन 2020, जैसे आप देखो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है बहुत सारी योजना लेके आते हैं हमारे लिए, पंचवर्षीय योजना, फिर ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इसी तरीके से क्या है टारगेट रखा जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्र को लिया जाता है, मान लो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, कोई भी एक क्षेत्र ले लिया गया, ठीक है, और उसी पे बहुत अच्छे से ध्यान देकर उसमें बहुत सुधार किया जाता है और उसका विकास किया जाता है। तो ये इस तरीके से काम करती है पंचवर्षीय योजना। तो उसी तरीके से आसियान ने भी क्या किया था, एक टारगेट लिया था जिसका नाम है आसियान विजन 2020। और इसमें आप देखो कि इनका जो ये था मकसद था, क्या क्या था टारगेट की, आसियान के विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की अनेक भूमिका होगी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जैसे यूएनओ हो गया, इस तरीके से जितने भी संगठन हैं सभी में क्या होगा, आसियान देशों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। पहला ये टारगेट था। फिर था कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। मतलब क्या है कि सभी लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर टकराव हो रहा है तो वहाँ पे क्या है आपस में बातचीत से ही उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आसियान ने क्या किया ना, कंबोडिया में जो टकराव थे उसको समाप्त किया, और इस कारण आप देखो ये बहुत अच्छा काम किया था। अगर आप किसी देश के टकराव को बिना युद्ध के शांतिपूर्वक सुलझा देते हो तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला। जो पूर्वी तिमोर का संकट है उसको भी क्या किया, आसियान ने संभाला। भारत ने आसियान क्षेत्र जो सिंगापुर है और थाईलैंड है इनके साथ मुफ्त व्यापार समझौता किया है। मतलब आप देखो कि हमारा जो फ्री ट्रेड जो ये होता है, फ्री ट्रेड जो होता है मुफ्त व्यापार, उसमें क्या है कि समझौता किया था भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, और अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो जाता है, पहला आसियान और दूसरा यूरोपीय संघ। तो ये आपको अगर कोई भी डाउट यहाँ से हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए चीनी अर्थव्यवस्था का उत्पादन, हम इसकी बात करते हैं। चीन जितना आज विकसित हुआ है यह सब उसकी नई आर्थिक नीतियों के कारण है। मतलब जिस तरीके से चीन आज हमें दिखता है बहुत विकसित है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये स्टार्टिंग से ही क्या है इतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर आप अमेरिका के इतिहास को देखो तो ये अच्छा था, ब्रिटेन के इतिहास को, भारत के इतिहास को देखो तो ये भी अच्छा था। लेकिन चाइना क्या है ना, शुरुआत में जितना आज तरक्की कर लिया है चाइना ने, ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1978 में इसने एक मुफ्त द्वार की नीति अपनाई थी। ये पूछता ऑब्जेक्टिव में कि मुफ्त द्वार की नीति चाइना ने कब अपनाई थी, तो आपको डेट बहुत अच्छे से याद रखना है, डेट नहीं ईयर की 1978, ठीक है। और इसके बाद ही चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की थी, ठीक है। विकास का पूरा श्रेय किसको जाता है, तो चीन के जो मुफ्त द्वार की नीति है उसे ही जाता है। मुफ्त द्वार की नीति जो थी वो देंग सियाओपिंग ने अपनाई थी। इनका नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये चाइना के हैं। तो आप देखो कि इनका जो नीति है वो इन्होंने ही अपनाई थी, मुफ्त द्वार की नीति। और चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2040 में चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और जितनी तेजी से आप देखो चाइना विकास कर रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है ना कि 2040 तक चाइना अमेरिका से आगे हो जाएगा। मतलब आप देखो कि विश्व में सबसे आगे हो जाएगा फिर चाइना। तो अब आप सोचो कि ये किस तरीके की नीति को अपनाया था, तो आगे हम इसी की बात करेंगे कि इसने इतनी तेज़ी से विकास कर लिया। आप देखो कि जो 1950 है, मतलब आप देखो हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में, और उसी के अगर हम आसपास की बात करें, 50 की बात करें, तो उस वक्त भी चाइना की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। इस वक्त चीनी क्रांति हुई थी 1949 में, ठीक है, जो कि माओ के नेतृत्व में हुई थी। और ये जो क्रांति थी ना वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी, यानी सोवियत संघ की जो मॉडल है उसी पर आधारित ये आंदोलन, ये क्रांति हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये क्रांति के बाद 1950 के बाद चीन ने बहुत चीज़ों को अपनाया और उसके बाद ये आज इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि 1950 जो है यानी 1950
कि दशक में चाइना कैसा था। पहले हम उसके इतिहास को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी जो अभी है प्रेजेंट है उसको देखेंगे। फिर कंपेयर करो आप कि क्या है वाकई कारण कि चीन आज इतना ज़्यादा पूरे देश में क्या है आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। क्लियर। आर्थिक रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी से नाता तोड़ा और पूंजीवादी से रिश्ते जोड़ लिए। इसने क्या किया ना कि जो साम्यवादी है ये पहले साम्यवाद अपनाता था, ठीक है, सोवियत संघ पे आधारित था। उसके बाद इसने क्या किया कि साम्यवाद से रिश्ते तोड़ लिए, मतलब उसको छोड़कर इसने किसकी तरफ रुख किया, तो पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सर टाइप होना रह गया है, यहाँ पे पूंजीवाद होगा कि पूंजीवाद से रिश्ते जोड़ लिए। ठीक है, ऐसे में अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई विकल्प नहीं था। आप देखो पूंजीवाद में क्या होता है कि दूसरे देश से व्यापार होता है, ये सब होता है, लेकिन साम्यवाद में क्या होता है ना, मतलब आप देखो दोनों में अंतर मैंने आपको बहुत बार बताया है। जहाँ पे सरकार के हाथ में सारे अधिकार होते हैं वो हो गया साम्यवाद, और जहाँ पे पूंजीपतियों के हाथ में हो गया वो हो गया पूंजीवाद। तो जब इसने अचानक पूंजीवाद से रिश्ते तोड़ लिए तो ऐसे में क्या है कि इनके पास दूसरे देश के साथ व्यापार करने वाला विकल्प तो खत्म हो गया। तो ऐसे में अपनी संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई विकल्प नहीं था, तो उसके पास क्या है और कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो क्या करे कि जो उसके पास है उसी चीज का धीरे धीरे विकास करे और उसी से गुजारा करे। तब उन्होंने क्या किया ना, खूब मेहनत से खेती की और खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाया। पहले इन्होंने क्या किया, खूब मेहनत से खेती की, अब जो खेती से फायदा हो रहा था उसको व्यापार में लगाया। इस क्योंकि इनके पास आप देखो विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब उनके पास अगर विदेशी मुद्रा नहीं है तो वो चीज़ों को बाहर से कैसे मंगवा पाएंगे, तो इसलिए इनके पास यही ऑप्शन था कि वो अपना ही जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उसको धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, और आप इसी तरह लिए देखो कि चाइना की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सस्ती मिलती है ना, ज़्यादा उसका लाइफ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये दूसरे देश से नहीं मंगवा सकते थे, इसलिए उन्होंने जैसे भी हो पाया खुद से ही उसका निर्माण स्टार्ट किया था। यहाँ रोजगार की स्थिति अच्छी थी, और यहाँ क्या है कि रोजगार की स्थिति अच्छी थी क्योंकि आप देखो कि इनके पास खुद से काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए ये रोजगार बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करते थे ये। अर्थव्यवस्था भी क्या है उसके बाद धीरे धीरे विकास करने लगी। जब इन्होंने खेती किया, व्यापार स्टार्ट किया, तो क्या है कि इनका जो अर्थव्यवस्था है वो 5 से 6% की दर से क्या है धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो जो कि अच्छा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखो कि जनसंख्या भी बढ़ने लगी, और आप देखो अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर अगर आप कितनी भी तरक्की कर रहे हो, अगर आपका जनसंख्या बहुत है तो वो तरक्की आपको पता नहीं चलेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा था कि 2 से 3% तक यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जो कि नुकसानदायक थी। जैसे आप देखो कि फैमिली में क्या है, अगर किसी के फैमिली में 2 इंसान है, ठीक है, अगर वो 20,000 या 40,000 कमा रहे हैं तो वो 2 इंसान आराम से खा पी सकते हैं, 40,000 में रह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वहीं पे उनके फैमिली में ही अगर मान लो कि 20 आदमी है, ठीक है, और उनके पास पैसा मात्र 40,000 ही आ रहा है, तो ऐसे में वहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ जाएगा, आपका पैसा तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो उतना ही है, तो ऐसे में क्या होता है कि खतरा बढ़ जाता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भले ही आपका क्या है कितना भी ज़्यादा हो, आपको नुकसान होगा ही। क्योंकि आप देखो अगर हम पर इंसान की अगर निकाले तो मात्र उनके पास 2,000 बच रहा है, वहीं अगर 2 आदमी और इनके पास मात्र 20,000 भी है तो ये एक इंसान के पास क्या है खर्च के लिए 10,000 रुपया आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि इनके लिए ये यहाँ पे अच्छा है। इसलिए जनसंख्या क्या है कि चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे खतरा बन रही थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, नीतिगत फैसले लिए गए। कब, तो 70 के दशक में, ठीक है, और 1972 में अमेरिका से संबंध सुधारे। आप देखो कि पहले यहाँ पे चाइना की क्रांति हुई, चीनी क्रांति 1950 में, उसके बाद 20 साल तक इन्होंने क्या किया कि जो साम्यवाद था उसको छोड़कर पूंजीवाद अपनाने लगे, और जो अमेरिका जैसे देश है जो पूंजीवाद अपनाते हैं उससे इन्होंने क्या किया, संबंध सुधारने लगे। फिर 1973 में चाउ एन लाई ने 5 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो 5 क्षेत्र थे उसका आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है कि उसमें नई नई चीज़ों को अपनाना और कुछ चेंजेस करना।
तो चाउ एन लाई ने क्या किया, ये किया था कब, तो 1973 में। और अगर हम 5 क्षेत्र की बात करें तो पहला था कृषि, दूसरा उद्योग, सेना, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ पे सेना नहीं विज्ञान होगा, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये मात्र 5 क्षेत्र थे जिसमें आधुनिकीकरण किया गया। फिर आप देखो 1978 में क्या किया गया, मुक्त द्वार की नीति अपनाई। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जैसे मैंने आपको शॉक थेरेपी बताया था, वहाँ पे क्या होता है ना कि वो देश क्या केयर करते हैं कि पूंजीवाद से रिश्ते जोड़ते हैं और साम्यवाद को छोड़ देते हैं, लेकिन वो तुरंत से ये काम करते हैं। मतलब आज तक वो साम्यवाद अपना रहे हैं, अचानक कल ये सभी चीज़ों का निजीकरण करके पूंजीवाद अपनाने लगे। तो ऐसे में ना इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। मैंने रूस जैसे देशों के बारे में आपको पढ़ाया था 2nd चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने काम तो वही किया, साम्यवाद से छोड़कर पूंजीवाद अपनाया, लेकिन इन्होंने सारे काम को धीरे धीरे करके, आप देखो यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से किया है ना, स्टेप बाय स्टेप करके, जो इसलिए क्या है कि इनको फायदा पहुंचा। और यही क्या है जो कंपैरिजन करना था आपको, वो यही करना था कि अगर आप कोई चीज़ अपनाते हो ना, आप अगर अपने आप में एकदम से बदलाव लाओगे तो वो सभी लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को सुधारोगे तो वो मतलब ठीक तरीके से होता है। तो ये बात है। फिर आप देखो 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। सभी चीज़ों का निजीकरण आप देखो कि धीरे धीरे किया जा रहा है यहाँ पे। फिर 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया है ना, उद्योग। फिर 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी चीन ने 2001 में कदम रखा। तो आप देखो किस तरीके से धीरे धीरे ये अपना काम कर रहा है। और ये अब आप देखो बहुत थोड़ा सा आपका लास्ट टॉपिक बचा है कि भारत और चीन के संबंध। अगर हम बात करें भारत और चीन का कैसा रिलेशन रहा है, तो पहले आप देखो बहुत ही अच्छा रिलेशन था। पहले कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब ये नारा बहुत प्रसिद्ध था पहले, और बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया था अचानक, ठीक है, और जिसमें भारत की हार भी हो गई थी। इस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी का शासन था और इस वक्त चाइना ने क्या किया था कि भारत पर हमला कर दिया था। तो ऐसे में क्या है ना कि चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। और देखो कि ये जो हमला किया था ना, वो जो मुद्दा था वो था सीमा विवाद, जम्मू कश्मीर को लेकर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। और आप देखो कि ये जो चाइना का हमला था ना, यूरोप की बात मैं कर रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके, और इसी का फ़ायदा उठाकर चीन ने अचानक से हमला किया था। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने सहाया था, ठीक है, कि आप क्या करो ना कि चाइना का जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, वहाँ पे सैन्य बल को तैनात कर दो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उन्होंने क्या किया कि अर्धसैनिक बल को तैनात किया, जिस कारण चाइना ने हमला किया और भारत को हरा दिया। तो आप यहाँ पे देखो कि इसके बाद एक समझौता किया गया दोनों देशों के बीच, जो थी पंचशील समझौता, और ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। आप देखो कि ये 2 बार हो गए है ना कि ये जो पंचशील समझौता है ये कब की गई, तो 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था, ठीक है। और इसमें 5 चीज़ों को अपनाया गया था, इसलिए इसका नाम पंचशील समझौता है। पहला है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करेंगे, यानी जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे और इसका सम्मान करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। समानता, मतलब हमारे बीच क्या है, सिमिलैरिटी रहेगी। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, मतलब क्या है कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई भी काम करना है, विवाद को सुलझाना है, कुछ भी करना है, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से की जाएगी। फिर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, और जो भी मामला रहेगा, ठीक है, उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं उस पर क्या है कि पंचशील समझौता किया गया था।
और लास्ट आपका ये जो पेज है कि भारत और चीन के संबंध में सुधार। तो ये जो आप बताओ कि युद्ध कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1962 में। लेकिन अभी क्या है कि बीच में भारत और चाइना के संबंध में थोड़े सुधार आए थे, तो उस वक्त का हम चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम करेंट की बात करें, ठीक है, 2020 की बात करें, तो आप देखो कि वापस से क्या है, संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि 1962 के युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध बिल्कुल समाप्त रहे थे। युद्ध हुआ था तो संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, बहुत ही समाप्त रहे थे, ठीक है, खराब रहे थे। और 70 के दशक में चीन में क्या हुआ कि वहाँ की जो राजनीतिक सत्ता थी वो बदली, नेतृत्व बदला और वापस से चीन और भारत में सुधार के लिए प्रयास किए जाने लगे दोनों तरफ से। ठीक है, 1981 में क्या किया गया था कि सीमा विवाद को सुलझाने की बात शुरू की गई थी। आप देखो अरुणाचल प्रदेश को आज जो पुराना नाम है ना वो है नेफा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या है, नेफा करके पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है नेफा, बिल्कुल नोट कर लो कॉपी में अपने कि अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम है। तो यहाँ पे आप देखो कि दशक, ये जो 70 के दशक है वहाँ पे जो राजनीतिक नेतृत्व बदला जब, तो संबंध सुधारे गए। 81 में सीमा विवाद सुलझाने की बात शुरू की गई और 88 में जो राजीव गांधी थे उन्होंने चाइना का दौरा भी किया था। ठीक है, चीन का दौरा किया था इन्होंने और संबंध सुधारने का प्रयास किया था। और 1999 में चीन से व्यापार 30% सालाना बढ़ रहा है। और अगर 1999 यानी 1999 की बात करें तो क्या है, व्यापार बढ़ रहा है। दोनों विभेद वाले मुद्दे को बातचीत से सुलझाने का फैसला लिया गया और जो भी दोनों विवाद वाले मुद्दे हैं, विभेद वाले, उसको बातचीत से सुलझाने का फैसला लिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।